नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे एक वर्ष के अलग अलग विषयों के जो करेंट अफेयर हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज दूसरी क्लास है, मतलब जो अर्थव्यवस्था से संबंधित MCQ हैं उनकी बात कर रहे हैं, करेंट अफेयर से संबंधित। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वही हमारी नीति रहेगी, अर्थात कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे थे। राज्य व्यवस्था में आप लोगों ने देखा होगा, अन्य विषयों में भी आप लोगों ने देखा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर चूंकि दिया नहीं गया है कि किस विषय पर हमें विचार करना है, तो एक बार हम कथन को पढ़ लेते हैं और एक कथन से जब हमें समझ में आ जाएगा कि किस विषय पर हमें बात करना है, फिर हम उसकी व्याख्या देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिजिटल ऋण के बारे में बात कही गई है, तो एक बार हम डिजिटल ऋण से संबंधित सभी बातों को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। डिजिटल ऋण क्या है और डिजिटल ऋण के साथ साथ ये चर्चा में क्यों रहा है। जो RBI के गवर्नर है, उन्होंने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की है कि जो डिजिटल ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर एक तो उच्च ब्याज दर लिया जा रहा है, अनैतिक तरीके से जो ऋण दिया गया है उसको वसूला जा रहा है, या वसूलने के लिए अनैतिक व्यवहार ग्राहकों के साथ किया जा रहा है। डेटा को लेकर के भी गोपनीयता, अर्थात डेटा की गोपनीयता, जो कुछ भी डेटा आपने वहां पर दिया है वो डेटा आपका सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है और ये चिंता जायज़ भी है। अब यहाँ पर देखें, कुछ और बातें कही गई हैं। उन्होंने सलाह दिया है निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। कौन कौन सी बातें हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ग्राहकों की सुरक्षा, RBI बैंकों का बैंक है, अर्थव्यवस्था में ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना या सुनिश्चित करना उसका काम है। तो बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करना है और ग्राहकों की संतुष्टि के साथ साथ ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना है। तो इसको लेकर के इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो यहाँ पर देखें, ग्राहकों की सुरक्षा, सुशासन को बनाए रखना, किस में, बैंकिंग व्यवस्था में, ऋण के क्षेत्र में, और वो भी डिजिटल ऋण के क्षेत्र में। अभी डिजिटल ऋण क्या है, अभी हम बात करते हैं। विनियामक आचरण को बनाए रखना है, विनियामक आचरण करना है, अर्थात इसके विनियमन से संबंधित जितने भी कानून हैं, चाहे RBI के हों या अन्य संवैधानिक वैधानिक जो भी कानून हैं, उन कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो डिजिटल ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें कम से कम जोखिम ग्राहकों के सामने हो, इसको भी ध्यान रखना है। और ये किसके लिए निर्देश दिया गया है या सलाह दिया गया है, तो फिनटेक कंपनियों को दिया गया है। सवाल यह है कि फिनटेक कंपनियां कौन सी हैं, अर्थात फिनेंशियल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेवाएं देने वाली कंपनियों को हम फिनटेक कंपनियां कहते हैं। जैसे आप एडुटेक कहते हैं, एडुटेक अर्थात एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग। आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, अपने मोबाइल में क्लासेस देख रहे हैं, यह दरअसल क्या है, यह एडुटेक है। ठीक उसी से संबंधित यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो डिजिटल तरीके से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों तक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं या जनता तक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। अब जो डिजिटल ऋण है वो कैसे दिया जाता है किसी वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो ऋण आपको दिया जा रहा है उसे हम डिजिटल ऋण कहते हैं। तो यहाँ तक परिभाषा भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं सत्यापन के लिए। तो इसमें जो ऋण दिया जाता है, आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, भौतिक रूप से फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे रहिए, डिजिटल माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपका सत्यापन हो जाएगा, आपकी पहचान हो जाएगी कि दरअसल आप ही हैं, ठीक है, और फिर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऋण कारोबार के जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि वर्ष 2015 में डिजिटल ऋण जो अर्थव्यवस्था में, मतलब भारत में दिया जा रहा था, वह $33 बिलियन का था। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा बढ़ करके $150 बिलियन हो गया। वर्ष 2023 की बात करें तो $350 बिलियन यह बढ़ करके होने की संभावना है, ऐसा कहा गया है। डिजिटल ऋण का लाभ क्या है, तो आसानी से आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें जटिलता नहीं होती है
और शायद इसीलिए इसमें जो ब्याज दर है वो परंपरागत तरीके से आप बैंक से जाकर के ऋण लेते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आसान प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना है, मोबाइल के माध्यम से डिजिटली आपको सब कुछ सत्यापित करा लिया जाएगा आपसे और आपके खाते में ऋण दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके खाते की जो मैंने बात कही इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोचा है, लोचा अभी समझेंगे। इससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है। अब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है? तो वित्तीय व्यवस्था से किसी व्यक्ति का जुड़ना ही वित्तीय समावेशन है। अब वित्तीय व्यवस्था में बहुत सारी बातें शामिल हैं, केवल बैंक शामिल नहीं है। बीमा कंपनियां बीमा कंपनियां हैं, बैंक हैं, इसके साथ साथ जो आप पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग व्यवस्था इत्यादि इत्यादि, उन सब को मिलाकर के वित्तीय व्यवस्था बनता है और उस वित्तीय व्यवस्था तक आपकी पहुंच को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। जनता की आवश्यकता, जमानत की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं किसी बैंक में जाते हैं, आप ऋण की डिमांड करते हैं, तो बैंक आपसे कहता है कि अगर आपको मैं 10 लाख का, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 10 के मतलब 10,000 का ऋण मैं आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बराबर अगर आपके पास कोई ऐसा कागजात है जैसे ज़मीन का, आपकी गाड़ी का, या हो सकता है कि आपके भवन का, आपके घर का, वो आप मुझे दीजिए। तो इससे अधिक ही होता है, ठीक है, कम तो होता नहीं है। अगर आपके पास कोई कागजात है, उसकी वैल्यू अगर 12K है तो आपको 10K का ऋण मिल जाता है। तो यहाँ पर जमानत के तौर पर कोई आपने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ आपने बैंक को दिया, यहाँ पर ये देने की आवश्यकता नहीं होती है। और आसान भाषा में समझिए, आप ऋण लेने जाते हैं, बैंक आपसे कहता है कि जमानत के तौर पर हमारे पास कुछ रखिए। आप अपने ज़मीन का कागज़ उसके पास रखते हैं, आपको ऋण दे देता है। इनकेस आपने वो ऋण नहीं चुकाया तो बैंक के पास जो कागज़ है उस कागज़ के माध्यम से उस भूमि की नीलामी करके वो अपना जो पैसा है प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो डिजिटल ऋण है इसमें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी जमानत की ज़रूरत नहीं है। अगली बात करें, इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर डिजिटल ऋण को लेकर के जो चुनौतियाँ हैं, जो पहले ही जो आरबीआई के गवर्नर हैं जिन बातों को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है, दरअसल वही चुनौतियाँ हैं। ब्याज इसका अधिक है, लेकिन जो छुपे हुए शुल्क हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको 10,000 का ऋण तो दिया गया, लेकिन कुछ और उसमें जोड़ा जाता है कि आपको ये भी पे करना पड़ेगा, आपको ये भी पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो मेंटेनेंस का चेक देना पड़ता है, लिफ्ट के लिए अलग से देना पड़ता है, पानी के लिए अलग से देना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ जोड़ करके लिया जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर समझिए कि ऋण तो आपने 10,000 का लिया, लेकिन इसमें और सारी चीज़ें, सुविधा शुल्क जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आप भुगतान करते हैं, मतलब वापस करते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। ऋण वापसी की बात करें तो ये आसानी से दे तो देते हैं, मतलब जब आपको ऋण लेना होता है तो बहुत पोलाइट होकर के बहुत प्यार से बात करते हैं, एक कॉल आता है जो स्वीट सी आवाज़ होती है और फिर आपको ऋण मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब वसूली की बात होती है तो वहाँ से आपके पास फ़ोन आता है, हाँ भाई कब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या घर पे आऊँ, इत्यादि। तो यहाँ पर अनैतिक या कठोर तरीका अपनाया जाता है वसूली के लिए। डेटा को लेकर के डेटा गोपनीयता, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म 3 तरह के हैं। 3 तरह के कौन कौन से हैं? तो एक, डिजिटल ऋण उपलब्ध कराने वाले जो प्लेटफॉर्म हैं वो आरबीआई के विनियमन के अधीन है। दूसरे वो हैं जो आरबीआई के अलावा किसी अन्य वैधानिक कानून के दायरे में आते हैं। तीसरे वो हैं जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते। अब इन्हीं चीज़ को लेकर के समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ और बातें इससे संबंधित हैं। डिजिटल ऋण से संबंधित आरबीआई के जो विनियमन निर्देश हैं वो क्या क्या हैं? तो ये कहा गया है कि उधार देने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को है, मतलब उन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म को है। रिजर्व बैंक द्वारा जो विनियमन है उनके दिशा निर्देशों को मानते हैं। अगली बात, अन्य कानून अगर आरबीआई के अधीन नहीं है, किसी अन्य कानून के विनियमन के अधीन है, तो उन्हें अनुमति है, वो ऋण दे सकते हैं। तथ्यों को स्पष्ट करना ज़रूरी है। जो भी आप ऋण दे रहे हैं ग्राहक को, तो जो भी तथ्य आपके हैं, जो
कहते हैं ना टर्म एंड कंडीशंस, वो सभी ग्राहक को बताना ज़रूरी है। अगर नहीं बताते हैं तो फिर यहाँ पर समस्या है। ऋण के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये ए नामक व्यक्ति है, ये बी नामक व्यक्ति है, और दोनों में यहाँ पर आप बैंक को देखते हैं। ये बैंक क्या करता है, आप यहाँ पर गए ऋण लेने के लिए, इसने कहा कि ठीक है हम आपको ऋण दे देंगे, लेकिन इनके खाते में पैसा ना दे करके इनके खाते में किसी थर्ड पार्टी के खाते में पैसा चला जाता है और आपको कहा जाता है आपको ऋण दिया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आरबीआई ये कहा है कि अगर ए नामक व्यक्ति ऋण ले रहा है तो इसी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहां पर देखें, जो ये डिजिटल ऋण प्रोवाइड कराने वाले प्लेटफॉर्म हैं वो क्या करते हैं, दरअसल मान लेते हैं कोई डिजिटल यहां पर प्लेटफॉर्म है, ये आप ए नामक ये कस्टमर हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये बैंक है बी, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ये अपने प्लेटफॉर्म से ऋण नहीं देते हैं, ये बिचौलिए का काम करते हैं। ये आपको ले जाते हैं इस बैंक के सर्वर पर, ठीक है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, इस बैंक के सर्वर पर ले जाएंगे और ले जाने के बाद फिर आपको यहां से मध्यस्थता का काम करते हुए ये आपको ऋण प्रोवाइड करा देंगे। समस्या ये है कि कई बार ये बताते भी नहीं हैं। तो ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा, चाहे आप किसी बैंक से ऋण दे रहे हैं, दिला रहे हैं, या किसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से आप दिला रहे हैं, वो ग्राहक को बताना पड़ेगा कि आप आईसीआईसीआई से दिला रहे हैं, एचडीएफसी से दिला रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य बैंक से दिला रहे हैं, एसबीआई से दिला रहे हैं, जो भी बैंक है आपको बताना पड़ेगा। अतिरिक्त चार्ज आपको नहीं लेना है और सहमति से ही राशि में वृद्धि की जा सकती है। मैंने 10,000 ऋण के लिए अप्लाई किया तो आप मुझे 10,000 ही देंगे, आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि ये घलुआ ले लो, आप तो 12,000 का ऋण ले लो, कोई बात नहीं, अब ले ही रहे हो तो थोड़ा और अधिक ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ये बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक की तरफ से ऐसी शिकायत आती है तो उस शिकायत का समाधान 30 दिनों के अंदर करना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर समस्या है। इन बातों को समझने के बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है, डिजिटल ऋण वेब प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जाने वाला ऋण है। दूसरा, डिजिटल ऋण में ऋण लेने के बदले भूमि, भवन या कोई अन्य वस्तु गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी जमानत राशि की, कुछ जमानत की आवश्यकता नहीं है। भारत में डिजिटल ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं किसी भी, यहाँ पर कहा गया है, किसी भी विनियामक संस्था के विनियमनों के अधीन नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो कहा गया है किसी भी, ये गलत है। हमने ये देख लिया था कि या तो आरबीआई के अधीन है या फिर कुछ अन्य कानूनों के अधीन है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो इस आधार पर आपका ए विकल्प सही होगा, ए और बी, 1 और 2 सही होगा, तीसरा आपका गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, एशियाई पाम तेल गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके केवल हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें, ये चर्चा में क्यों रहा है, तो भारत ने कुछ देशों के साथ मिल करके अभी एशियाई पाम ऑयल अलायंस का गठन किया है। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत खुद भी है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सदस्य देश इनके हैं। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि सामूहिक सौदेबाजी, जैसे जब कोई संगठन बनता है और संगठन किसी कार्य को करता है तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है और संगठन में ताकत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है उसका भी हित सुनिश्चित हो सके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये संगठन बनाया गया है। और यहाँ पर कहा गया है सामूहिक सौदेबाजी। किससे सामूहिक सौदेबाजी, तो जो निर्यातक देश हैं या आप इसको उत्पादक देश भी कह सकते हैं। ठीक, अब कौन कौन से देश हैं, मलेशिया, ये सब देश हैं जो इनका निर्यात करते हैं। अब यहाँ पर देखें, टिकाऊ आयात को सुनिश्चित करना। अगर आप लोगों को याद हो तो कोविड-19 के दौरान या किसी देश के साथ हमारा कोई ऐसा संबंध है, मतलब आयात निर्यात का संबंध है,
व्यापारिक संबंध सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी समस्या हो गई, कोई मुस्लिम राष्ट्र है और कोई ऐसी समस्या या विवाद सोसाइटी में हुआ, उसको लेकर के उस देश ने निर्यात बंद कर दिया, भारत के लिए तो समस्या हो जाएगी क्योंकि हम उस आयात पर निर्भर थे। तो ऐसी स्थिति में जो आयात है वो टिकाऊ रहे, मतलब हमेशा नियमित रूप से आयात होता रहे, निर्यात होता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इस अलायंस को बनाया गया है। आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना किसके, तो यहाँ पर आयातक और निर्यातक, खास करके आयातक की बात कही गई है कि इनके आर्थिक और व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करना है या रक्षा करना है। कुछ और बातें, पाम तेल के बारे में बात करें तो ये खाद्य वनस्पति तेल है, ताड़ के पेड़ पर जो फल लगता है उससे निकाला जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग साबुन बनाने, शैम्पू बनाने और कुछ सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बारे में देखें, जो ताड़ का वृक्ष है या ताड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलाइस गिनेंसिस, और यह एक नम उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो कम से कम 22 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तापमान डेली चाहिए और 5 से 6 घंटे डेली इसको तेज धूप चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, जिसे आप आर्द्रता कहते हैं, कम से कम 80% आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब यह है, ह्यूमिडिटी भी कई बार आप कहते हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। यह कार्बन का अवशोषण भी करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर देखें हाँ, तो इससे संबंधित बातों को देखने के बाद अब पुनः अपने क्वेश्चन पर आते हैं। महत्वपूर्ण बात एक और भी है यहाँ पर, अभी उसको आगे चल करके मैं बताऊंगा। एशियाई पाम तेल गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एशियाई पाम तेल गठबंधन के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करना, आयात को टिकाऊ बनाना और ताड़ के तेल की खपत करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना। खपत करने वाले देश अर्थात जो आयातक हैं। तीसरा कह रहा है, चीन विश्व का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यही मैंने कहा था कि इसको बाद में मैं बताऊंगा। भारत सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है, तो यहाँ पर चीन को बताया गया है, तो आपका 1 और 2 सही होगा, बाकी तीसरा आपका सही नहीं है, इसलिए आपका ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अब यहाँ और कुछ आपको नहीं देखना है, केवल इसको देखना है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये क्या कहती है, इसके बारे में क्या क्या आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो देख लेते हैं। IMF, अब यहीं पर आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना है कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया। स्वाभाविक सी बात है, IMF इसका प्रकाशन करता है। अगली बात, विकास दर में कमी का अनुमान लगाया है। अब विकास दर में किसके, तो भारत के विकास दर में कमी का अनुमान लगाया गया है और ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर अपेक्षाकृत कम रहेगी। यहाँ पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात कर लें तो यह ब्रेटन वुड्स संस्था है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन से कुछ संस्थाएं निकल कर के आई थी, अर्थात संस्थाएं बनी थी, और उन संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड्स संस्था कहते हैं, जिसमें IMF भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है IMF। इसका गठन 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन से हुआ था। ठीक है, आगे बात कर लें, भारत इसका सदस्य कब बना, तो 1945 में भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में 189 इसके सदस्य देश हैं। IMF की बात करें तो यह सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिरता पर नज़र रखता है, इसीलिए इसने जो रिपोर्ट जारी किया है, भारत के बारे में बताया है कि भारत की विकास दर जो है वो धीमी रह सकती है। कुछ और बातें यहाँ पर देखें, इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात IMF का उद्देश्य क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग बेहतर बनाना सभी सदस्य देशों के मध्य। ठीक है, न केवल बेहतर बनाना बल्कि उसे बढ़ाना भी है। वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, सदस्य देशों में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देना, यह भी इसका उद्देश्य है। आर्थिक सहायता देना, किसी भी देश
आपको अगर आवश्यकता है तो आर्थिक सहायता देना। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म किया था। तो एलपीजी रिफॉर्म आईएमएफ के दबाव में ही हमने किया था, क्योंकि हम आईएमएफ से ऋण लेने गए थे और आईएमएफ ने कहा कि अगर ये आप करेंगे तब तो हम आपको आर्थिक सहायता देंगे। तो यहाँ पर आर्थिक सहायता देना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्थाओं में उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, और उच्च रोजगार को बढ़ावा दे करके इन देशों में अर्थात सदस्य देशों में गरीबी को कम करना भी इसका उद्देश्य है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देख लें कौन, ये कहा गया है कि किसके द्वारा तैयार की जाती है। स्वाभाविक सी बात है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके बाद आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में बात आपसे की जा रही है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि नई प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि देश के 2 लाख पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना की जाएगी और नई प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है? पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना की जाएगी और यह टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2025 तक हम इसे स्थापित कर लेंगे। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं। यहाँ पर देखें, इन्हें हम 2 भागों में बांट करके देख रहे हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो क्रेडिट का मतलब, साख का मतलब क्या होता है? आप जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा साख सृजन करना। ठीक है, साख सृजन अर्थात आपके हाथ में पैसा देना। आपके हाथ में पैसा आया, आपकी साख बढ़ गई। अब आप चाहें तो डिमांड कर सकते हैं बाजार में जाकर के, या जिन वस्तुओं की आप डिमांड करना चाहें। इसके 2 भाग हैं। एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी बात की जा रही है। अब यहाँ ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव, आप कहते हैं ना कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट किसी व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं, उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर इस शब्द को देखिए, क्या कह रहा है? कोऑपरेटिव, सहयोग करने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र, अब ग्रामीण क्षेत्र चूंकि यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही है, अर्बन अर्थात शहरी क्षेत्र की बात नहीं की जा रही है, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? पुनः 2 हिस्सों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। स्टेट कोऑपरेटिव, जब इसकी बात करेंगे शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपको दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके बाद फिर उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम इसी की बात कर रहे हैं। ये कहा गया है प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक का मतलब जो कृषि कार्य किया जाता है, सबसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ या पंचम। हमारी अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। फिलहाल जो चौथा और 5वां सेक्टर है वो तीसरे का ही सब डिवीजन है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो प्राथमिक क्षेत्र की बात कही गई है, अर्थात कृषि की बात कही गई है। कृषि क्षेत्र में किसानों को हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती है कि वो कहाँ से पैसे लेकर के अपने कृषि क्षेत्र में निवेश करें। तो कृषि क्षेत्र में जब निवेश की बात आती है तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात किसानों का साख सृजन करना। किसानों का साख सृजन करने का मतलब कि किसानों के पास पैसा हो ताकि वह कृषि के जो आगत हैं, या आसान भाषा में समझिए, कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए जो जो भी उनकी आवश्यकता है, जो जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या फिर खाद, बीज, डीजल, ट्रैक्टर या फिर हल, जो कुछ भी, उनको ये खरीद सके। इसके लिए कहा गया है, यह क्या है? तो धन जुटाने का माध्यम है। धन जुटाना,
स्वाभाविक सी बात है, उन्हें पैसे की आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में निवेश करना है। सदस्यों और सरकार से जुटाई जाने वाली शेयर पूंजी के माध्यम से धन जुटाया जाता है। शीर्ष सहकारी बैंक इनके माध्यम से भी और जिला सहकारी बैंक के माध्यम से भी जुटाया जाता है और सदस्यों से भी जमा या ऋण लेकर के ये कार्य किया जाता है। अर्थात आप यहां पर समझिए, कृषकों को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। क्लियर? इसी को कहा गया है प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक, इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। यहां पर देख लें, ये कार्य क्या करते हैं, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। किस अवधि की? तो लघु अवधि अर्थात छोटे समय के लिए, या मध्यम अवधि आप समझ ही रहे हैं। सदस्यों की समय पर सहायता करना। अब समय पर सहायता की बात यह है कि एक खास मौसम होता है, एक खास समय होता है जिसमें किसानों को ऋण चाहिए होता है। अब जैसे ही जून में मानसून आएगा, मानसून आने के बाद कृषि कार्य शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो किसान हैं धान की बुआई के लिए उन्हें बीज चाहिए होगा ताकि वो बीज तैयार कर सकें, तैयार करने के बाद उसकी रोपाई हो सके मानसून आने के बाद। तो किसानों को एक निश्चित समय पर ऋण चाहिए होता है। तो क्या कहा गया है? सदस्यों की समय पर सहायता करना। केंद्रीय वित्तीय एजेंसियों से धन उधार लेना। जो केंद्रीय वित्तीय एजेंसियां हैं उनसे सहायता लेकर के और ये जो समितियां हैं उन समितियों के माध्यम से किसानों की सहायता करना। ठीक है। कृषि प्रयोजनों के लिए किराए पर मशीनरी की आपूर्ति करना। अगर आप किराए पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, हल लेना चाहते हैं, पंपिंग सेट लेना चाहते हैं, जो कुछ भी लेना चाहते हैं उसकी बात की जा रही है। जो सदस्य हैं इसमें कोऑपरेटिव में, उन सदस्यों के मध्य बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना ताकि इनकी आदतों में अर्थात बचत की आदतों में वृद्धि हो और उसके माध्यम से फिर जो सोसाइटी है या अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उनके पास पूंजी हो सके। यहाँ पर देखें समितियाँ क्या हैं, तो समितियाँ और क्या करती हैं, तो आपका जो उत्पाद है, अब मान लीजिए आपको मिल गया पैसा, आपने कृषि क्षेत्र में निवेश किया, निवेश करने के बाद अब आपका फसल भी तैयार हो गया। तो फसल तैयार होते ही आपका फसल बिक तो जाएगा नहीं, आलू बिक जाएगा नहीं और न ही गेहूं बिक जाएगा या धान या टमाटर। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब एक और बात है, जब फसल तैयार हुई है तो सबके खेतों में फसल तैयार हुई है, स्वाभाविक सी बात है उस समय सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब जब सप्लाई ज़्यादा है या आपूर्ति ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका मूल्य भी कम होगा और समय के साथ जैसे जैसे ये खपत हो जाएगी तो खपत होने के बाद अब इन वस्तुओं का जो कृषि उत्पाद हैं उनका मूल्य बढ़ेगा। तो तब तक के लिए किसान को अपना अनाज या जो कुछ भी उत्पाद है उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो सुरक्षित रखने के लिए अब भंडारण की व्यवस्था तो किसानों के पास इतनी है नहीं, वो तो खुद ही इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अर्थात कृषि से संबंधित जो उपकरण हैं या खाद बीज हैं इनकी बात कर लीजिए, उसके लिए ऋण लेकर के कर रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो समितियां हैं भंडारण की सेवाएं देती हैं। कैसे भंडारण? तो खाद्यान्न को संरक्षित रखने के लिए, संग्रहित रखने के लिए, ताकि जब डिमांड हो और डिमांड होने के बाद इसकी कीमतें बढ़ें तब उसकी बिक्री की जा सके। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। इसके बाद कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। हाँ, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखें। प्राथमिक कृषि साख समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका कार्य विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को लघु और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना। बिल्कुल आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, ये समितियां किसानों को उनके खाद्यान्न को संरक्षित और संग्रहित करने के लिए भंडारण सेवाएं भी प्रदान करती हैं। अब ये कहा गया है कि इसमें से सही कौन सा है, तो अब आप देखें इनका कार्य ये हम लोगों ने देख लिया, बिल्कुल सही है। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, संरक्षित और संग्रहित करने के लिए भंडारण सेवाएं भी ये समितियां उपलब्ध कराती हैं। आपका दोनों ही सही होगा, तो आपका सी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं और प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कहा गया है। स्वाभाविक सी बात है, वही मेथड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये सुर्खियों में क्यों है या चर्चा में क्यों है? यहाँ पर देखें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा मंजूरी दी गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 2019-20 के बजट में, केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अब इसी से संबंधित कुछ और बातों को देख लें तो और क्या कहा गया है यहाँ पर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, यह पैसे जुटाने का एक माध्यम है। पैसे जुटाने का माध्यम कैसा है? जैसे मान लीजिए एक उद्यमी है, आप ऐसे कह लीजिए कोई उद्यम है, ठीक है, इसको चलाने वाला कोई उद्यमी होगा, अर्थात बिजनेसमैन होगा। अब ये बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है तो इसके पास पैसे तो स्वाभाविक सी बात है पूरा पैसा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? अब बैंक के पास जाएगा और बैंक से यह ऋण लेगा, ठीक है। बैंक से ऋण लेगा तो ये जो काम कर रहा है उद्यम, यह लाभ के उद्देश्य से काम कर रहा है। अब इसी को कहा गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। जो यहां पर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र का मतलब यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण ये सामाजिक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अगर कोई उद्यम है तो वो उसको हम कह रहे हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो उद्यमी है यह लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है। इसलिए इसको भी निवेश करने के लिए, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पैसे जुटाने का एक माध्यम है सामाजिक उद्यमों के लिए। जो सामाजिक क्षेत्र में ये जो उद्यम है, ये किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर कहा गया है कि यह सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और सामाजिक क्षेत्र ये रहा, ठीक है। अगली बात, सामाजिक उद्यमों हेतु और निवेश की बात करें तो सामाजिक उद्यमों से संबंधित क्षेत्रों में निवेश, ये वाली बात हो गई। संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन भी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ही अलग से किया जाएगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसका संचालन स्टॉक एक्सचेंज के तहत ही किया जाएगा, लेकिन अलग से किया जाएगा। उद्यम की बात करें तो ये ग्राहक संबंध और निवेशक को, साथ ही साथ परोपकारी और जो दानदाता हैं, जो लाभकारी व गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से ये उद्यम काम करेंगे, उनके सहयोग से। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये सहायता धन जुटाने में मदद करेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज की बात कही गई है, धन जुटाने में मदद करेगा। सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से, जो उद्यम हैं, अब उद्यम संचालन के लिए उन्हें पैसा चाहिए तो जनता से यह धन जुटा पाएंगे। अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने OMO पढ़ा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, थोड़े समय के लिए समझ लीजिए कि मान लेते हैं आप एक उद्यम स्थापित कर रहे हैं। आपके पास दो तरीके हैं, आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक से आप ऋण लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जनता से कहेंगे, आप अपना एक शेयर जारी करेंगे और शेयर के माध्यम से, ठीक है, पैसे इकट्ठा वहाँ से कर लेंगे। आप क्राउड फंडिंग की बात ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनता की बात कर लें तो जनता भी उसमें अपना निवेश करेगी, और निवेश करने की वही बात कही जा रही है, सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करना, ठीक है। उदाहरण कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, जमैका और केन्या, इनमें पहले से ही यह क्षेत्र, मतलब एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया जा चुका है और वो कार्य भी कर रहा है। सामाजिक पूंजी का लाभ अगर बात करें किसको होगा, तो NGO को होगा, और जो सामाजिक कल्याण से संबंधित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को लाभ होगा। अब यहाँ पर बातें समझने के बाद आ जाते हैं पुनः अपने इसी क्वेश्चन पर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक उद्यमों के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इससे गैर सरकारी संस्थाएं तथा सामाजिक कल्याण संस्थाएं एक पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सामाजिक पूंजी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
बिल्कुल सही बात है, दोनों की बात यहाँ पर कही गई है, दोनों ही सही है, इसलिए आपका सी आंसर सही होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। आप सभी को कैसा लगा ये सेशन, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, तो आपको जैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।